हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का जो आगामी एग्ज़ाम आने वाला है, बस कुछ ही दिन बच चुका है, अगले मंथ एग्ज़ाम इसका है। तो ये मैंने आपके लिए YouTube पर रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और प्रैक्टिस सेट का यहाँ पूरा डिस्कशन होगा, फुल्ली डिस्कशन, ठीक है, और वो भी अपने भाषा में। तो समझाने की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा, सिर्फ आपको समय देना है। तो आज का हमारा जो सेट है, टेस्ट सीरीज है, वो 1 नंबर का है। तो इसमें थोड़ा सा पहले से टिक लग गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और नेक्स्ट सेट से इसमें टिक नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है, एकदम क्लीन रहेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे भाई बंधु अगर बिहार पुलिस में अब की बार वर्दी लेना चाहते हैं तो इस क्लास से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसका जो डिस्कशन होगा काफ़ी धाकड़ तरीके से होगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह मतलब अहमियत दी गई है। क्यों, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन 4 को दिया गया है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि संसदीय जो व्यवस्था है हमारी भारत की, और ये जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है और संसदीय प्रणाली होती है, राष्ट्रपति की तुलना में संसदीय जो प्रणाली है उसको अधिक वैल्यू दिया गया है। तो ऐसा क्यों, ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है ना। इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने का अनेक लाभ भी थे। संभवतः उन्हें ऐसी न्यायपालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। सी नंबर का रहा, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात उपयुक्त में से सभी क्या है, इसके लिए अनुकूल है। इसके लिए क्या है, अनुकूल है। मतलब संविधान में जो संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक दर्ज दी गई है, ऐसा क्यों? तो ये तीनों कारण जो है इसके लिए क्या है, उचित है। तीनों कारण क्या है, उचित है। इसके अलावा है ना, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहता हूं कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली की राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई है ना। मतलब सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी गई है, जो संसदीय व्यवस्था के रूप में चलती है, संसदीय प्रणाली के तहत चलती है। अगर संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था, है ना। संविधान सभा को पूछ देगा क्वेश्चन कि किसने दिया था, तो कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में, 1946 में। तो संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो कैबिनेट मिशन ने दिया था। किसने दिया था, कैबिनेट मिशन ने। आगे देखा जाए, संविधान सभा में लगभग जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया है ना। निर्वाचित सदस्य मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे एक संसद होते हैं, एक संसद कितने जनसंख्या पर होते हैं, तो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया है संविधान सभा में। कहाँ, संविधान सभा में। निर्वाचित संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो इसको पहली बार बैठक किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछे तो 9 दिसंबर 1946 को, फिर हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और फिर हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, है ना। तो ये था संविधान सभा, तीनों हुआ था। सबसे पहला संविधान सभा जो हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है ना, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आए 11 वाला में, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। तो तीनों जो है बारी बारी से इसकी अध्यक्षता किए थे, और पहला 9 दिसंबर, फिर 11, फिर 13 हुआ था। भारत में संसदीय प्रणाली की अगर बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है,
कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संघीय जो व्यवस्था है वह भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमारी जो व्यवस्था है संघात्मक है, भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है ना, वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। तो सीधे पूछेगा कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संसदीय प्रणाली जो हमारा भारत में चलता है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन है एक कॉपी पेन में करके नोट कीजिए, आप काफ़ी फायदा होने वाला है। यही सब क्वेश्चन आता है, ना कि दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसमें डिस्कशन काफ़ी अच्छा से होगा, आप लोग धैर्य बना के रखिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्रा आप सभी अवगत हैं, आज हमारा पटना के नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्रा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पहले से टिक लगा ही हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने। किसने बनाया था? उदयन ने। उदयन ने बनाया था। उदयन की अगर बात किया जाए तो आपको जानना अति आवश्यक है कि उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश के। उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश के। मैं चाहता तो यहाँ पर लिख भी सकता था, लेकिन लिखने पर ज़्यादा खिचिर पिचिर होगा, है ना, इसलिए अच्छा है कि ध्यान से आप सुनिए और अगर इच्छुक हैं तो कॉपी पेन पर नोट कीजिए। ठीक है, तो उदयन जो पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था, ये एक हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना की अगर बात करें तो बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। पूछ देगा क्वेश्चन, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार। और उसी का जो एक राजा था उदयन, उसी ने पाटलिपुत्रा नगर को बसाया था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने गद्दी को प्राप्त करने के लिए है ना बेटा जो है बाप को हत्या कर देता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो हर्यक वंश को। तो बिंबिसार था, फिर अजातशत्रु आया था, फिर उदयन है। तो इस तरह से इसका जो है राजा का क्रम है। हर्यक वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो नागदशक था। कौन था? नागदशक। अंतिम शासक नागदशक। इसका जो शुरुआत किया था बिंबिसार किया था। नागदशक की हत्या उनके अमात्य शिशुनाग ने कर दिया था और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, है ना। नागदशक जो हर्यक वंश के अंतिम शासक था, उसकी हत्या किसने कर दिया था? शिशुनाग ने। और वह अपना वंश चलाया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है मौर्य वंश से, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। किनका? चाणक्य का। अशोक इसी में जो है मौर्य वंश का शासक ही था अशोक, जो कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था और इसी कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये सभी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो डिस्कशन काफ़ी जो है धाकड़ तरीके से होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी को पता होगा, इस बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में पहले के समय में अंग्रेज लोग कहाँ कहाँ से आते थे, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, सभी जगह से जो है बिहार के धरती पर जो है पढ़ने के लिए आते थे। वही नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। इस नालंदा विश्वविद्यालय में इतने ज्ञानी लोग थे कि इससे तख्त जिलियस होकर के, जलन होकर के, है ना, बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। तो वही नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो क्या? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के दर्शन हेतु। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात छिड़ी तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इसका स्थापना जो हुआ था गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था और इसे ध्वस्त मैंने अभी भी बताया बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है, कभी बताऊंगा जरूर। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक किसने किया था? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने। और हमारा बिहार में ही एक और विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है।
इसकी स्थापना की अगर बात करें तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। कभी पूछ सकता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। पाल वंश शासकों की राजधानी मुंगेर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या राज्य प्रशासन चलाना है? तो बिल्कुल इसके लिए चलाना आवश्यक है ना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये भी काम है। राज्य की सुरक्षा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कानून की व्यवस्था है ये भी है, लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए ये उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो केंद्र सरकार है। कौन है? केंद्र सरकार। ठीक है, करा अनुच्छेद 355 के अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 355, तो 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें लोग बहुत सारा मार देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन राज्य के प्रशासन को बनाए रखने राज्य का मुख्यमंत्री का ये अधिकार है। उसकी कानून व्यवस्था को बनाए रखने ये मुख्यमंत्री का कार्य है। लेकिन राज्य की जो सुरक्षा है, बाहरी आक्रमण जो होता है राज्य पर, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो हमारा संघ सरकार है, केंद्र सरकार है। और ये जो अधिकार देता है केंद्र को अनुच्छेद 355 के तहत, 355 के तहत। तो मैं बताते चलूं कि 368 का संविधान संशोधन के प्रक्रिया से संबंधित है। 368 जो है किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। 352 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 का बात करें तो वित्तीय आपात से। तो ये सभी जो अनुच्छेद हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। 355 में मैंने बताया कि राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है संघ सरकार। 368 में संविधान संशोधन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? वित्तीय घाटे के मतलब क्या समझते हैं आप? क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? डिफिसिट है ना, फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? क्या खर्च से अधिक आय होना कहलाता है? स्फीति, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। बिल्कुल सही है, ये नंबर सही है। ठीक है, सभी मदों से प्राप्त आय मतलब सभी मदों से मतलब हुआ कि राज्य में जितने भी तरह के जो है आय का स्रोत है उससे प्राप्त हुआ, जितना आय हुआ, इनकम हुआ, और खर्च से कम है ना। और खर्च से कम मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया लेकिन इनकम जो हुआ कम हुआ। खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हुआ, उसी को कहते हैं वित्तीय घाटा। क्या कहलाता है? वित्तीय घाटा। खर्चा ने एक मूवी देखे होंगे, खर्चा रुपया और कैसे बोलता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो वही हाल कहलाता है क्या? वित्तीय घाटा। आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा? वित्तीय घाटे कहलाएंगे। ठीक है, अगर राजकोषीय घाटा पूछे तो कुल आय और व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हुआ? कुल आय मिला लीजिए और कुल खर्चा मिला लीजिए और दोनों को जो अंतर होगा वो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। राजस्व घाटा क्या होता है? तो कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। ऐसे नहीं समझिएगा, राजस्व घाटा का मतलब हुआ कुल राजस्व प्राप्त मतलब कुल इनकम और कुल राजस्व व्यय कुल खर्चा के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, भारत में अगर राष्ट्रीय आय की गणना की देखा जाए तो कौन सी एजेंसी करती है? एनएसओ। कौन करती है? एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना केंद्रीय एजेंसी कौन करता है? एनएसओ। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में जो है इंग्लिश का है, तो इंग्लिश जो है हम इसको स्किप करेंगे, सिर्फ जो है जीके जीएस का पोर्शन देखेंगे। हम्म, 11 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 11 नंबर की अगर बात किया जाए तो कारण निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? कह रहा है कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा
कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं मिला है ना? तो ये सूचना का अधिकार बिल्कुल सही है, क्योंकि सूचना का अधिकार जो है इसे वर्ष 2005 में लाया गया था। 2005 में लाया गया था, है ना? कब लाया गया था? 2005 में। ये एक संसदीय अधिनियम है। संसदीय अधिनियम के मतलब हुआ यह कि संसद से पास करके इस नियम को लाया गया था। क्या? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। और आपको भी अधिकार है कि किसी भी विषय पर आप आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई मांग सकते हैं, और आपको 30 दिनों के भीतर आपकी मांगी गई सूचना को उपलब्ध करा दी जाएगी। सूचना के अधिकार की अगर बात किया जाए तो ये जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं आता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार से के समान माना है ना? उसके पैरेलल माना है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे उसके पैरेलल माना है। इसके अगर वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त देखा जाए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है ना? कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। आरटीआई के आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार की बात आई थी, इसलिए मैंने बता दिया कि भाग कितने में है? 3 में है। अनुच्छेद देखा जाए तो 12 से 35 में हो जाएगा। देश में किसी भी भाग से बचने का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 के ई में है ना? लिंग समानता का अधिकार वर्णन संविधान के अनुच्छेद 15 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। तो ये सभी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कर भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? कार्बन न्यूट्रल के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भिवंडी तालुका, जो कि महाराष्ट्र रखता है ना? भिवंडी तालुका जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना? कार्बन न्यूट्रल के मतलब हुआ कि कार्बन जो है 0%, कार्बन 0% के रूप में महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका गांव को विकसित किया जाएगा सबसे पहले। इस पहल का उद्देश्य जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। क्या करना है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना, मतलब जो कार्बन जो अधिक से अधिक जो है उत्सर्जन हो रहा है, जो निकल रहा है, उसको कम करना है, और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए है ना अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है? और ये करंट के रूप में याद रखिएगा कि भारत का 2070 तक शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, कि मतलब 2070 तक 0% जो है कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भारत में झूम खेती के लिए, झूम खेती है ना, नाम से ही पता चलता है, झूम मतलब झूम के, मतलब कभी यहाँ तक कभी वहाँ, कभी वहाँ तक कभी यहाँ, है ना? तो भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ झूम के खेती होता है, नाच के खेती होता है? तो वो हमारा कौन सा राज्य है? ये है आपको नागालैंड। कौन है? नागालैंड है। नागालैंड में जो है कभी एक खेत में अस्थायी रूप से खेती नहीं किया जा सकता है, वहाँ झूम के खेती ज़्यादा होता है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जा करके। ठीक है? और झूम खेती पर्यावरण के दृष्टि से उसे हानिकारक भी माना गया है। ठीक है? अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं, मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्थानांतरित कृषि में क्या कहते हैं? जैसे केरल में अगर झूम कृषि को क्या कहते हैं? तब पोनम कहते हैं। क्या कहलाता है? केरल में झूम कृषि को पोनम कहते हैं। उसी तरह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है ना पोडू कहते हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो दहिया और बिबरिया बेबर कहते हैं। और केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में झूम कृषि को कुमारी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में झूम कृषि को बालरा कहते हैं, बालरा। और छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को दीपा कहते हैं। क्या कहलाता है? दीपा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? अगला क्वेश्चन उसी को देखते हुए ये रुक्मणी टेस्ट को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कर बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का, है ना? कर बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो साहित्यिक 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया। कर बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियां में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था?
है ना। अभी देख ही रहे हैं कि जितने भी हमारे बिहार में है ना सरकारी नौकरी है उसमें महिला जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा बहाल भी हो रही है, यहाँ तक कि लड़कों से भी ज़्यादा। तो कह रहा भारत में झूम खेती के बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो ये किया है 2016 में। कब किया है? 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह जो आरक्षण है सभी स्तरों पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में बिहार द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग में तो 50% है ना। शिक्षा विभाग में कितने प्रतिशत है? 50% है। और इसके अलावा अन्य विभाग में 35% तो कन्फर्म है, लेकिन शिक्षा विभाग में कितना है? 50%। बिहार भारत का ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जहां पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 50% महिलाओं का आरक्षण दिया है। और शिक्षा विभाग में तो है ही, और पंचायती राज और नगर पालिकाओं में भी 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। ठीक है। और एक बात और है, सर्वाधिक पुलिस है ना, सर्वाधिक हमारा जो बिहार पुलिस है, सर्वाधिक संख्या में महिलाओं की जो नियुक्ति हुई पुलिस में वो हमारा बिहार ही है। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में कह बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान राजेंद्र सम्मान है। कौन है? राजेंद्र सम्मान है। कौन है? राजेंद्र सम्मान, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। ठीक है। कालिदास सम्मान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार को द्वारा दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा है? तो मध्य प्रदेश, कालिदास मध्य प्रदेश। सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन करा शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहां नेकू सयाना ब्लॉक नहीं। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, तो 17 का डी हो जाएगा, धनानंद। अगला क्वेश्चन 20 के दांत किनकी रचना है? तो 20 की दांत जो है नलिन बिलोचन शर्मा का, नलिन बिलोचन शर्मा का। ठीक है। तो ये सभी हिंदी का क्वेश्चन है, इसे एक बार आप लोग देखिएगा। मैं अपना पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जीके जीएस डिस्कशन पर। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन साइंस से है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं गद्दे पर बैठते हैं तो नीचे धंस जाता है, जब उठते हैं तब फिर अपना स्थिति में आ जाता है। तो वही बात कह रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दा पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल, है ना। कौन सा दर्पण? अवतल। दाढ़ी बनाइए अवतल दर्पण में, है ना। जो भी हमारे भाई बंधु दाढ़ी बना रहे हैं तो अवतल दर्पण से बनाइए। ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। किस दर्पण से बनाना है? तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग प्रवर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टर के दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में, इस सभी में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में, सभी में, है ना, जितने भी नाम लिए अभी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। तरंगे ठोस में, है ना। ठोस में कौन सा तरंग चलती है? तो कह अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये दोनों चलती है ना। हमारा जो ठोस पदार्थ है उसमें दोनों तरंगे चलती है, चाहे अनुदैर्ध्य हो या फिर अनुप्रस्थ हो। अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करती है। अनुप्रस्थ जो तरंगे होती है ना, द्रव के ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है ना।
तो पूछ देगा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा तरंगे है जो तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस में, तो अनुदैर्ध्य तरंग, कौन सा? अनुदैर्ध्य तरंग में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 तो हो गया, 26 नंबर करा, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह कहलाता है, तो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, 27 नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? तो अवतल दर्पण में, है ना। वस्तु से बड़ा आभासी बनेगा। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है ना। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछे तो टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना, तो ये जो है अधर में लटकना, अधर में लटकना करा है। विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। क्या है? तो अधर में लटकना। अगला क्वेश्चन, है ना। इसका SI मात्रक पूछ रहा है, तो फैराडे पर मीटर होता है। क्या होता है? फैराडे पर मीटर। तो ये सबको जो है रट जाना है, घोर के पी जाना है। अगला क्वेश्चन, करा 20 हरी और 15 लाल गेंदें एक बर्तन में डाली जाती है, तो एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो ये संभावनाएं वाली क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, सब मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस सेशन जो है सिर्फ जीके जीएस का है। करा, कपास की पैदावार में अच्छी होती है कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। कई बार पढ़ा चुके हैं। कपास किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए। कपास काली मिट्टी के लिए। कपास किसके लिए? काली मिट्टी के लिए। अब जो है मिट्टी से संबंधित हम कुछ और डिस्कशन कराते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। काली मिट्टी में तो कपास की पैदावार अच्छी होती है, जानते ही हैं। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछ सकता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में मेन रूप से ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी की अगर बात किया जाए तो इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता मतलब जैसे पानी को खेत में पटाएं तो तुरंत नहीं सूखेगा, थोड़ी देर रखेगा, धीरे धीरे जो है वो जो है सूखेगा। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास की रेशे अधिक बेहतर होते हैं, है ना। जब धीरे धीरे सूखेगी तो उसमें नमी बनी रहेगी, तो उसमें जो है कपास की रेशे अधिक बेहतर होता है। काली मिट्टी की अगर बात किया जाए तो बैसाल चट्टानों के टूटने से बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन रहा है। तो काली मिट्टी किससे बनता है? बैसाल चट्टाने के टूटने से। कौन सी चट्टाने? बैसाल चट्टाने की। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। पूछ देता है क्वेश्चन कि काली मिट्टी में किसकी किसकी अधिकता होती है? तो आयरन की, लोहा की, चूना की, एल्युमिनियम की, है ना। काली मिट्टी की कपासी मिट्टी भी कहते हैं। भारत के सबसे बड़े उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है, जो कि कृषि पर क्या है? आधारित है। भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र में ही दिया जाता है। भारत में के कुल निर्यात में लगभग 11% हिस्सा जो है सूती वस्त्र में है। क्या परसेंट है? 11%। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कर भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में मतलब भारत के अपना क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दाभोल के महाराष्ट्र में। कहाँ है? दाभोल महाराष्ट्र में। दाभोल महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। पशु और पौधा मतलब जानवर और पेड़ पौधा की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है किस वन में? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कहाँ ज़्यादा विविधता पाई जाती है? मिसलेनियस, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र या सदाबहार वन ऐसा प्रदेश जहां तापमान 24 डिग्री से ज़्यादा होता है और वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। ठीक है, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 डिग्री से ज़्यादा। और जो उष्णकटिबंधीय प्रकार के जो वने हैं सबसे ज़्यादा जो है हमारे भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है ना, पश्चिमी ढलान में पाई जाती है। इस वन के प्रमुख वृक्ष की अगर बात किया जाए तो रबड़ है, महोगनी है, नारियल है, बांस है, सिंकोना है। ये सभी जो है ना इस मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य रूप से क्या है तो पौधा है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, कह वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी किरण से, अल्ट्रावायलेट किरण से, है ना। तो पराबैंगनी किरण आप सभी जानते हैं कि हमारा क्षोभ मंडल में अवस्थित है, सॉरी संताप मंडल में। तो वायुमंडल वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी विकिरण से करती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है CFC है ना। कौन सी गैस है? CFC है, जो एयर कंडीशनर मतलब AC, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है CFC गैस। ओजोन परत क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। उसमें जो क्लोरीन की मात्रा होती है CFC में, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, तो क्लोरीन की जो कारण होती है उसी से क्या होता है? ओजोन क्षय होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। किसका? डॉप्सन का। पराबैंगनी विकिरण यदि पृथ्वी पर आता है तो उससे कैंसर, चर्म रोग सहित अनेक रोग होते हैं, जो कि हमारा जो है संताप मंडल है वो क्या करता है? बचा लेता है। अगला क्वेश्चन 47, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो एनोड जो होता है कार्बन का, कार्बन यानी ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। शुष्क सेल का जो एनोड होता है वह ग्रेफाइट यानी कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग, है ना, इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में एवं धातुओं के लेड के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड गैलेना अयस्क से प्राप्त होता है, लेड सीसा। अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन बम का आविष्कार, है ना, टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सेली ने किया था, है ना, जो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने ही किया था। सॉरी, कार्बन पेपर का आविष्कार राल्फ वेजवुड ने किया था, राल्फ वेजवुड। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा ने किया था, एडिसन। ग्रामोफोन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, कर मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 यानी बड़का बटे छोटका, बड़का बटे छोटका, पहले बड़ा भाई तब छोटा भाई, 120/80, है ना, mm/Hg। कर रक्तदाब, जो रक्तदाब का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर, तो कर रक्तदाब को मापने वाला जो यंत्र रहता है ना, उसको कहते हैं स्फेग्नोमीटर, है ना। स्फेग्नोमेनोमीटर जो देखते हैं कि बाह में लगा करके चुट्टा जैसा और उसको फुलाता है, तो क्या रहता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है। मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर में लगभग 7% भाग रक्त होता है। कितना प्रतिशत? 7%। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 6 7 42, है ना, लगभग 4.5 लीटर जो है ब्लड होगा। रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा आधा लीटर अधिक खून होता है ना। पुरुष में महिला की अपेक्षा आधा लीटर अधिक होता है, अर्थात महिला में कम होती है, इसलिए महिला पुरुष को खून चूसती है। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है और रक्त में 2 गो भाग होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है। ठीक है। रुधिराणु की अगर बात करें तो 2 प्रकार के, जैसे लाल रक्त कोनिका जिसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल, एक WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। तो रुधिराणु में 2 प्रकार का होता है, RBC, WBC, और एक हो गया प्लाज्मा। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे होती है, जो WBC है, वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करती है। मतलब
एंटीबॉडी, है ना, शरीर को क्या करती है, एंटीबॉडी करती है, एंटीबॉडी बनाती है। अगला क्वेश्चन, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम, है ना, क्या है, कैल्शियम है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में जो शरीर में आवश्यक है वो क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, ठीक है। कर सूर्य के परिता काल प्रकाश में विटामिन डी मिलती है। अगर आपके बालकनी में सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सुबह में 8 से 8:30 बजे, 7 बजे, 9 बजे के बीच में धूप जरूर लें, क्योंकि उससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो हड्डी की मजबूत प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसका जो सूत्र होता है MgOH का होल 2, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, Mg, है ना, OH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक विषमांगी प्रकृति वाला अपारदर्शी पदार्थ है। इसके कण गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाती है, मतलब ये मिलता नहीं है बल्कि ये नीचे बैठ जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला है 52 नंबर, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र अगर कभी पूछे तो इसका होता है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या तो फिर CaSO4 का हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे मूर्तियाँ बनाने में, शल्य चिकित्सा, मतलब जैसे प्लास्टर होता है, हड्डी उड्डी टूटता है तो, है ना, पट्टी बांधने में, तथा छतों एवं दीवारों को चिकना करने में, है ना, नहीं कहता POP होल है हमारे घर बा, है ना, बाल पुट्टी होल है, तो वही रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है, तो जिप्सम से। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल, कार्बन, लोहा, क्रोमियम और कार्बन होता है। क्या होता है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का धातु बना होता है, Fe और Cr। लोहा, क्रोमियम और निकेल भी होता है, लेकिन उसके साथ कार्बन भी रहता है। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन स्टेनलेस स्टील का, है ना, मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग जो है चिकित्सा और प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है, जैसे चिकित्सा में, है ना, स्टेनलेस स्टील, जैसे कुछ ऑपरेशन करना है तो उसका जो औजार रहता है स्टेनलेस स्टील रहता है। प्रयोगशाला में भी प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, ठीक है, ये इसका खासियत है। अगला क्वेश्चन, कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड, है ना, कांच को जो नीला प्रदान करता है, कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। कांच का कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन का मतलब हुआ है रक्त को जमने में, तो जमने में कौन करता है? विटामिन के। विटामिन के अगर आपके शरीर में नहीं है तो रक्त नहीं जमेगा, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन, कौन नहीं जानता है, कैरोटीन। रक्त के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। रक्त के निकाय दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अभी मैंने बताया था कि 3 गो जो है रुधिराणु में 2 गो होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होता है ना। और उसके अलावा एक प्लाज्मा होता है। आरबीसी द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जबकि डब्ल्यूबीसी का काम है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। और उसके बाद 56 नंबर में आते हैं कि कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण दूध जो है दही में बदल जाता है। दही खट्टे होने के कारण यही है लैक्टिक का लैक्टोज में बदल जाना। विटामिन B2 अगर पूछे कि रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। राइबोफ्लोविन की कमी से त्वचा का फटना होता है, आंखों की लाल होना, है ना, राइबोफ्लोविन की कमी से। अगला क्वेश्चन,
57 नंबर। कर एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या है जी? तो प्रोटीन है। हमारे शरीर की ग्रंथि है ना, रस स्रावित करते हैं जो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। लार ग्रंथि से टाइलिन माल्टोज एंजाइम निकलता है। मतलब लार जो हमारा है, नहीं कहता लार निकल रहा है, तो लार ग्रंथि से टाइलिन माल्टोज एंजाइम निकलता है। टाइलिन का मंड श्वेत रस भोज्य पदार्थ से प्रतिक्रिया के बाद माल्टोज प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन, करा कान में कितनी हड्डियां होती है ना? तो चेहरा में टोटल 14 हड्डी होता है। चेहरा में 14, लेकिन यहाँ कान में पूछा है तो कान में 6 गो होता है। कै गो होता है? 6 गो होता है ना? दो गो तीनों होता है। मेलियम इंकस स्टेपिज है ना, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की, स्टेपिज हड्डी होती है। ठीक है, तो मेलियस इंकस स्टेपिज ये दो हड्डी मिला करके टोटल 6 हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में अगर हड्डी की बात करें तो 206 गो होती है, और छोटा बच्चा में पूछे तो 300 गो होता है। 300 हड्डी होता है छोटा बच्चे में, 300 हड्डी होता है। ठीक है, खोपड़ी में अगर बात करें तो 29 हड्डियां होती है। खोपड़ी में कै गो हड्डी होती है? 29 गो होती है, जिसमें 8 गो अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। टोटल 29 गो होती है, लेकिन 8 गो अस्थियां जो है ना मस्तिष्क के है ना सुरक्षित रखती है। दोनों हाथों एवं पैरों में मिलाकर 120 गो होती है। दोनों हाथ को दोनों पैरों को मिला दीजिए तो 120 गो, 60 गो, ऐसे याद रखिए। 60 दुनिया 120। तलवा में अगर देखा जाए, तलवा किसको कहते हैं? हाथ में है ना, तो तलवा में 8 हड्डियां होती है, जिसे मेटा टर्सलस कहते हैं। घुटना में 2 हड्डी होता है, जिसे पटेला कहते हैं। स्टेपिज जो कर्ण की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर जो जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ये सभी जो है क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल, पानी और खनिज लवण। बिल्कुल सही है ना? तो खाली पानी नहीं मारना है, यहाँ पर पानी और खनिज लवण दोनों को मारना है ना? अगर फ्लोएम पूछ दे तो यह जो है फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम का मुख्य जो है कार्य है पत्तियां द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। पत्ती अगर भोजन तैयार करके रखा है तो फ्लोएम का कार्य है उसको जगह जगह का भोजन तैयार पहुंचाना है। पौधे की आयु की गणना है ना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर ही किया जाता है ना? पौधे की गणना कैसे होती है? वलय को गिन करके देखते हैं, उसमें जो है वलय बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, करा प्याज में निम्नलिखित में से है ना किसमें खाद जमा होता है? प्याज, तो सल्क पत्र में। किसमें होता है? सल्क पत्र में। प्याज में अगर देखा जाए गुणसूत्रों की संख्या तो 16 होती है। कितनी होती है? 16। हमारे जो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। उसी तरह से प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थित मज्जा के द्वारा। लाल रुधिर कोशिकाएं है ना का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो अस्थित मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? अस्थित मज्जा के द्वारा। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, लाल रुधिर कोशिका वही आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहन करता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन है जिसका उत्पादन लीवर से होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करने वाले जो प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। और ये जो फाइब्रिनोजन है यह किससे प्राप्त होती है? यकृत से। और एक दूसरा होता है हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन, तो हिपैरिन जो प्रोटीन है उसका उत्पादन भी यकृत द्वारा होता है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला काम करता है ना? तो वो जमाने वाला काम कर रहा है फाइब्रिनोजन, और वो रोकने वाला काम कर रहा है जिसको हिपैरिन कहते हैं। और दोनों क्या है? प्रोटीने हैं, और दोनों यकृत से निकलता है, लेकिन दोनों का काम क्या है? अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सूचना का अभाव, ये भी हो सकता है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ये भी सही हो सकता है। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये भी सही है। अर्थात तीनों क्या है इसमें से है ना उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता मतलब जो खाता है, जैसे हम आप हुए उपभोक्ता हुए
है ना। तो ये तीनों अवस्थाओं में जो है उपभोक्ता शोषित हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 में लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 1986 में बनाया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो कि 1986 में बनाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो 1986 में लाया गया था, और उसी अधिनियम के तहत जो है 2019 में एक अधिनियम लाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ही 20 जुलाई 2020 से जिसको लागू कर दिया गया। यह एक्ट के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना किया गया है ना, और इसी एक्ट के तहत जो है ना क्या किया गया, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2020 में। अगला क्वेश्चन, रौलट एक्ट। रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने रौलट एक्ट के विरुद्ध में, रौलट एक्ट जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं, जो कि 1919 में आया था, तो रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने रौलट एक्ट के विरोध में दिल्ली में जुलूस को नेतृत्व प्रदान किया था। कहाँ? तो दिल्ली में। पूछ देगा क्वेश्चन कि रौलट एक्ट में है ना दिल्ली से है ना नेतृत्व किसने दिया था? तो ये श्रद्धानंद ने। रौलट एक्ट मैंने अभी बताया कि 1919 में आया था। रौलट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं, बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते हैं। गांधी जी रौलट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना भी किया था, और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी गांधी जी के द्वारा किया गया था, और अंतोगत्वा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, 13 अप्रैल 1919 में। इसी दौरान बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के है ना प्रदर्शन कर रहे थे विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में, और उसी प्रदर्शनकारियों पर जनरल डायर की है ना आदेश पर निहत्थों पर गोलियां चला दी गई, और जिसमें हजारों लोग जो है मारे गया था। तो कितना अंग्रेज जो है उस समय है ना बेदर्दी था। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय भी स्वामी सहजानंद सरस्वती को ये सहजानंद को जाता है, श्रद्धानंद नहीं। श्रद्धानंद अलग है और सहजानंद अलग है। तो भारत में किसान आंदोलन का जो श्रेय जाता है स्वामी सहजानंद को जाता है। एक है स्वामी दयानंद सरस्वती, उनको भारत के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है। किनको? दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन की हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये था अब्दुल कलाम आजाद का। कह किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों, खिलाफत आंदोलन हुआ था ना जी 1919 में, तो कह किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये किसने कहा था? तो ये किसी और नहीं, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो 1919 से 1922 के बीच चला गया था। खिलाफत आंदोलन कब से कब चला था? 1919 से 1922 के बीच में। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के भी धारक था, जो कि सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के भी धारक था, के सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था, है ना। मतलब ये जो चलाया गया था खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के लिए चलाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे, है ना। मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्हें हम दोनों को अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। किसको किसको? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली को। अगला क्वेश्चन,
14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कह 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, वर्धा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को चला गया था, चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो थे आपको अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। 1940 में रामगढ़ 1946 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी अबुल कलाम आजाद ही किए थे। रामगढ़ 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी हैं स्वतंत्रता से पूर्व, तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले भी नेता यही हैं। कौन? अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर रैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, है ना? कब छोड़ा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर रैंक से। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1942 के आंदोलन, नेतृत्व विहीन आंदोलन आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। करण निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो फेस्टी। टोटल 5 मंजिल, इसका जो बेस रखा था, है ना, किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश ने इसको फाइनल किया था और एफएसटी इसको क्या किया था? तो कह कुतुब मीनार का नींव गुलाम वंश के शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यही ने रखा था और इसे पूरा करने में उसकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुब मीनार को पूरा करने में योगदान ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने किया था। इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश। लेकिन अगर 5वीं महला अगर लग जाए तो एफएसटी ने। किसने? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कुतुब मीनार के ऊपरी मंजिल के निर्माण का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मानी हुरानी का, है ना? किसका था? हुरानी का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हुरानी के। चिश्ती सिलसिला की लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही जाना जाता है, जो किसके शिष्य थे? तो हुरानी के। हुरानी याद रखिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संभवतः 1190 के दशक में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था, है ना? पूछता है क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी के साथ में, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ में आया था? तो गौरी के साथ में। अब्दुल कादिर बदायनी, सॉरी, कह रहा राजकुमार। अगला क्वेश्चन, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये रिकी केज ने। किसने? रिकी केज ने। तो देखिए, क्वेश्चन से ज़्यादा हम डिस्कशन कराते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 घंटा की क्लास लगभग होगी, ठीक है? उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, तो आप लोग घबराइए नहीं, है ना? कहीं भी एक जगह मेहनत कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कह रहा एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी, है ना, ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो रिकी केज ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओम वुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ओम वुड्समैन की उत्पत्ति इसको माना जाता है स्वीडन से। ओम वुड्समैन की उत्पत्ति स्वीडन से मानी जाती है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार ओम वुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन संसद द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन संसद द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत में ओम्बुड्समैन को केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं
राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है ओम्बुड्समैन को। यह नाम भारत में डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी द्वारा दिया गया है। सर्वप्रथम भारत में 1960 में के मुंशी द्वारा लोकपाल संबंधी मामले को संसद में उठाया गया और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो ये जो बाल्कन प्लान है भारत विभाजन योजना से संबंधित है। किससे है? भारत विभाजन योजना से। इस योजना का विवरण माउंटबेटन के पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण की आमंत्रित करेगी और संघर्ष व हिंसा को भड़काएगी, और इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो बाल्कन प्लान भारत के विभाजन योजना से संबंधित है, जिसको नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया था। इसे डिक्री बर्ड प्लान या इस्मा प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह 3 जून को आया था, इस योजना के द्वारा भारत का विभाजन स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए 68 किलोग्राम संवर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपको निशा दहिया ने। अगला क्वेश्चन, कर आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो 1854 में। कह किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना? तो मुंबई में हुआ था 1854 में। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में बंगाल के फोर्ट ब्लास्टर में सूती वस्त्र कारखाना खोला गया था, लेकिन 1854 में मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, और 1818 में बंगाल के फोर्ट है ना ब्लास्टर में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया, जो कि सफल हो गया था। और सूती वस्त्र उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योग है। भारत कपास की जन्मभूमि भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रमाण मिलता है ना। कपास की जो खेती है वो हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है। कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहते थे। कपास को यूनानी लोग क्या कहते हैं? सिंडोन कहते हैं। ब्रिटिश भारत में सबसे अधिक क्षति सूती वस्त्रों को पहुंचाया गया था, क्योंकि वही वाला वस्त्र जो है ज़्यादा मार करता था अंग्रेज लोग। अगला क्वेश्चन है, करा चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? तो 1959 में चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूपेण कब्जा किया था 1959 ईस्वी में। 1959 में 1951 में चीन ने तिब्बत को अपना प्रशासनिक इकाई घोषित किया था। चीन ने तिब्बत को प्रशासनिक इकाई घोषित किया था। चीन ने तिब्बत पर साम्यवादी शासन प्रणाली लागू किया और 1956 ईस्वी में तिब्बत में विद्रोह हुआ है, जिसे चीन की सरकार ने दमन करते हुए इसे 1959 ईस्वी में पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो कह रहा राज्य के नीति सिद्धांत हमारा जो भारत में लाया गया था वो आयरलैंड से लाया गया था। और पूछ रहा आयरलैंड वाला कहाँ से लाया था? तो स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ने यह विचार वर्ष 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया था। 1937 में क्या नीति तत्व को 1937 में करें। नीति तत्व और मौलिक अधिकार को नीति तत्व और मौलिक अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को अनोखी विशेषता वाला बताया है। केटी शाह के शब्दों में अगर देखा जाए तो राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा कर सकता है। ये कथन केटी शाह ने किया था। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जेवलिन खेल में जीता था। जेवलिन खेल में, ठीक है। तो इसे याद रखना जरूरी है कि नीरज चोपड़ा ने
है ना, टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो ये मुनरो को। किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो मुनरो ने। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो मुनरो ने। किसने कहा था? मुनरो ने कहा है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, जेनिंग्स ने कहा था। वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है तथा संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। सर विलियम बर्नर हार्कोर्ट ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। तो ये सभी अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने, है ना, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे ऐसे कथन कहा है। अगला क्वेश्चन, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो ये है आपको सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता। अगला क्वेश्चन, ये हिंदी का है। कर किसी की हंसी उड़ाना, ये भी हिंदी है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, कर भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में विश्व की, है ना, भारत में विश्व की पूछी जा रहा है। तो भारत में अगर विश्व की देखा जाए तो कितना है? इसमें है आपको 17.5%। कितना है? 17.5%। 17.5%। और विश्व के भूमि का हमारा जो प्रतिशत है भारत का 2.42% है। जनसंख्या 17.5% है और हमारा जो भूमि है 2.42% है। भारत में अगर देखा जाए पहली बार जनगणना तो 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 में भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई थी। जो 2001 से 2011 की जनगणना हुआ था उसमें 2001 से 11 के बीच अगर तुलना किया जाए तो 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई थी। भारत मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी, है ना, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से है। मेजनी साहित्यकार, गणतंत्रात्मक विचारों का समर्थक और योग्य एक सेनापति थे। मेजनी यंग इटली नामक संस्था की स्थापना भी किए थे। यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन भी जो है किसने किया था? तो मेजनी ही ने किया था। अगला क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? तो एक पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी ने इटली के जीता हुआ क्षेत्र, तो कहा गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। गैरीबाल्डी ऐसे व्यक्ति थे जो कि इटली के जीता हुआ क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया था। लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी, है ना। गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। गैरीबाल्डी इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट हैं? तो कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एथलीट। अरे निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? तो नीरज चोपड़ा है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग ट्रॉफी 2022 अपने नाम किया था। डायमंड लीग चैंपियनशिप जैवलिन खेलों की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जैवलिन खेल में जीता है। अगला क्वेश्चन, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला में जो है चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हरा कर जीता था। अगला है, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया है? तो किसने किया था? श्रीमद नारायण अग्रवाल ने। श्रीमद नारायण अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो एक उपभोक्ता का, बाकी सभी का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो ये हुआ था आपको ब्रेटन वुड। किसके तहत हुआ था? तो ये जो हुआ था ब्रेटन वुड के समझौता पर, ब्रेटन वुड। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वप्रथम 1946 में यूएनए द्वारा आयोजित ब्रिटेन वुड सम्मेलन में की गई थी 1944 में। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD का गठन भी की कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे कानून मंत्री। उद्योग मंत्री की अगर बात किया जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो बलदेव सिंह थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे, है ना? KM मुंशी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रीराज गोपालाचार्य को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्य वार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मतलब जैसे रहते हैं तो 2026 तक। कब तक? 2026 तक बना रहेगा। लोकसभा में जो हमारा राज्यवार सीटों का जो आवंटन है, जैसे संसद का सीट है, तो वह जो चल रहा है अभी 1971 के जनसंख्या पर ही चल रहा है, जो कि कब तक स्थिर रहेगा? 2026 तक। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में विधानसभा की परिसीमन होना चाहिए। 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 2001 की ईस्वी में लोकसभा में राज्य विधानसभा में 2026 ईस्वी तक के लिए यथावत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, फिर जिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। रक्त स्कंदन के लिए तो कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम। रक्त स्कंदन के लिए कौन है? तो कैल्शियम है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया है? तो 2 अक्टूबर 2009 को। कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को। यह कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में 2000 इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश से की गई थी। किसकी? नरेगा की। वर्ष 2014-15 से अधिसूचित सूखा प्रभावित। अगला क्वेश्चन, जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है किसको? जीव द्रव को, है ना? इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? तो लाल रंग में। किसमें होती है? लाल रंगों में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। लाल के बाद नीला होता है, फिर पीला होता है, फिर हरा होता है ना? अगला क्वेश्चन, तो अगला जो है ये इंग्लिश है ना? 4-5 इंग्लिश भी रहता है। तो आज का 100 क्वेश्चन मैंने कराया है और डिस्कशन काफ़ी धाकड़ से भी कराया है। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतने ही हमारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।